हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं ओवरहेड लाइट इंस्टॉलेशन की, जो हमारा ईडीडी सेकेंड में चैप्टर है दोस्तों। ठीक है ना, उसके बारे में आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं, यानी कि सिंपल सी पूरी क्लास करेंगे। इसमें आपको एक क्लास में सारा का सारा काम, देखो ये वैसे तो रियलिटी में ये दो हमारी चैप्टर्स का मिक्सअप है। एक तो हमारा ओवरहेड इंस्टॉलेशन, एक अंडरग्राउंड। तो मैं ओवरहेड अभी करवा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं अंडरग्राउंड, यानी कि दो इस चैप्टर जो 6 है इसको कंप्लीट करने में आपके दो पार्ट, ये पहला पार्ट है। ठीक है ना। सो बहुत ही अच्छे मैंने एमसीक्यू यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ठीक है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स भी बताने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है ना दोस्तों। सो वीडियो क्लास को पूरा आप देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए। जल्दी से ज़्यादा क्लास में कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं है कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। और दोस्तों अब आपको पता ही होगा कि मैंने यहाँ पर आईएमआरई के 400 एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए। वो अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो देख लीजिए। वहाँ पर यूडब्ल्यूटी भी आपका कम्प्लीटली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यू के साथ कंफर्म क्लियर करा दी गई है, पूरी कंप्लीट करवा दिया गया सिलेबस। और ईडीडी में यह केवल हमारा ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद सारी ईडीडी भी खत्म हो गई है, सर्विस कनेक्शन हो गए। ठीक है ना, ये सारे के 7th 8th 9th ये सारे चैप्टर मैंने खत्म कर दिए। फर्स्ट सेकंड की मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी भी दे दी है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए वहाँ पर देखिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों जाके यहाँ पर जो मैंने क्लासेस दी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। उनके नोट्स अगर बना लिए तो ठीक, नहीं बनाए तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा देखिए। ठीक है ना। और आपके पास बुक है तो बुक को पढ़िए, सिंपल सा। ठीक है ना आपको। ठीक है ना दोस्तों, तो जुड़ गए सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी मैंने एक जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो मैंने बजाज कंपनी के बारे में जॉब आई है, जो वैकेंसी आई उसके बारे में मैंने सारा का सारा बताया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इस क्लास के बाद जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी वैकेंसीज आएगी मैं सब कुछ आपको बताता रहूँगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रिक लाइन सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन में जनरेट इलेक्ट्रिक पावर को उपभोक्ता तक केंद्रीय सब स्टेशन इलेक्ट्रिक पावर तक लाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि किसके थ्रू लाया जाता है दोस्तों? तो ये बताना है दोस्तों। चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए चैट में क्या होगा, सभी लोग जल्दी से बताइए दोस्तों। हमें बता दें, इलेक्ट्रिकल लाइन सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जनरेट इलेक्ट्रिक पावर को उपभोक्ता केंद्रीय सब स्टेशन इलेक्ट्रिक पावर तक लाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, जैसा कि आप देख ही रहेंगे। कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। मैंने नीचे आपको आंसर भी दे दिए। इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक लाइन सिस्टम जो ट्रांसमिशन लाइन के अंतिम छोर से इलेक्ट्रिक पावर को उपभोक्ता लाइन इन सोर्स तक पहुंचाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सा जल्दी से बताइए ऑप्शन में दोस्तों। उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? उसका ऑप्शन नंबर हमारा होगा सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। क्या होगा दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगा। ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन में तब चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज कितना होता है दोस्तों? ये बताना है आपको। जल्दी से बताइए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज कितना होता है दोस्तों? 6.6 kV, 3.3 kV, 1.1 kV, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वोल्टेज होता है वो सारा का सारा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी नंबर 4th नंबर सही है, ऑल ऑफ दिस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि लाइन की सपोर्ट की क्रॉस आर्मी नहीं आर्म है, यहाँ आर्म से वर्टिकल स्थित में उपयोग में लाए गए इंसुलेटर क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये बताना है आपको। पहले सस्पेंशन, साइकिल, स्टे या फिर पिन इंसुलेटर। जल्दी से बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों हम आपको बता दें इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सिंपल सा सस्पेंशन इंसुलेटर, यानी कि ए नंबर सही है। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा हमारा इसमें ए नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि स्टे वायर में इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों। अब ये लास्ट क्लास है ईडी की, इसके साथ आपकी प्रैक्टिस चलेंगी पूरे सब्जेक्ट्स की एक साथ प्रैक्टिस, मतलब आपको क्वेश्चन दिया करूँगा प्रैक्टिस के। ठीक है दोस्तों। तो स्टे वायर में बता दूँ इंसुलेटर का जो प्रयोग किया जाता है उसमें, तो स्टे इंसुलेटर में जो स्टे वायर में जो इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम लोग बोलते हैं स्टे इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? स्टे इंसुलेटर। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें तीसरा सही है। ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर मैंने नीचे आंसर भी दे दिया। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा लूप गार्ड में
कौन से इंसुलेटर प्रयोग होते हैं ये बताना है आपको दोस्तों। जल्दी से बताइए कि जो हमारे लूप गार्ड होते क्या, पहले ये बता दूं आपको। ये बताइए, अच्छा किसी को अगर पता हो तो चैट में बताइए जल्दी से। लूप गार्ड क्या होते हैं कि ऐसे होता है कि जैसे अगर ये हमारा तार गया है कहीं पर, तो क्या करते हैं कि हम लोग इसको एक ऐसे क्या करते हैं, कवर दे देते हैं, ताकि अगर तार टूटे तो इधर उधर नहीं जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो तार टच होगा, तो यहाँ पर जो इंसुलेटर होता है तो ये जो होता है इसे तो हम लोग बोलते हैं लूप गार्ड। लेकिन यहाँ पर जो इंसुलेटर यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो ये जो इंसुलेटर यूज हो रहा है इसे हम लोग कौन से इंसुलेटर बोलते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर या फिर स्प्लिट इंसुलेटर या फिर स्टे इंसुलेटर या फिर पिन इंसुलेटर। दोस्तों हम बता दें आपको कि लूप गार्ड में जो प्रयोग होता है, यहाँ पर जो प्रयोग होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्प्लिट इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, स्प्लिट इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दूसरा सही है, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्टील टावर की परिवहन वोल्टता निर्भर करती है, यानी कि जो स्टील टावर होता है उसमें से हम लोग जो उस पर वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं हम लोग, वो किस पे निर्भर करती है, यानी ठीक है ना। तो वो लंबाई चौड़ाई या फिर लंबाई चौड़ाई दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है, बताइए जल्दी से। दोस्तों हम आपको बता दें जो स्टील टावर की जो परिवहन वोल्टता है वो लंबाई चौड़ाई और हमारी इन दोनों पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें तीसरा सही है, ठीक है ना। इसका मैंने आंसर भी दे रखा है, ये तीसरा सही है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 66 केवी स्टील टावरों की लंबाई होती है। दोस्तों ये आपको बताना है कि जो 66 केवी के स्टील टावर होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है। पहला ऑप्शन 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। जल्दी से बताइए चैट में दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों हम आपको बता दें जो 66 केवी के स्टील टावर होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों। तो उनकी लंबाई हमारी सिंपल से कितनी होती है, 20 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें तीसरा सही है, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो हमारे 132 केवी स्टील टावर की ऊंचाई लगभग होती है दोस्तों, बताना है 10, 15, 20 या फिर 30 मीटर। दोस्तों सिंपल सब कौन सा होगा इसमें से 30 मीटर ऑप्शन नंबर हमारा इसमें फोर्थ सही होगा। कौन सा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ सही होगा। 400 केवी स्टील टावरों की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, ये बताना है 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर या फिर 40 मीटर। जल्दी से बताइए दोस्तों कि स्टील टावर जो होती है उनकी ऊंचाई होती है 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर या फिर 40 मीटर। दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारे 400 केवी के स्टील टावर होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है, 40 मीटर होती है। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा 4th नंबर सही है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। जो ओवरहेड सिस्टम होता है और जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है इनमें कुछ समानताएं होती हैं, कंपेरिजन होती हैं, क्या विषमताएं होती हैं, वो सब के बारे में बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे क्या इससे क्या होगी कि इससे बहुत सारे भी ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस रहते हैं। सो इन पॉइंट्स को भी आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप नोट कर रहे हो तो कहीं नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें बताया गया कि समान वोल्टेज पर समान इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन हेतु जो प्रारंभिक मूल्य होता है स्टार्टिंग का जो कॉस्ट होता है किसमें अधिक होता है। तो जो हमारा ओवरहेड सिस्टम होता है उसमें अंडरग्राउंड सिस्टम की तुलना में कैसा होता है, आधा होता है, और ओवरहेड सिस्टम की तुलना में और इसमें कैसे अंडरग्राउंड में कैसा होता है, दोगुना होता है। यानी कि सिंपल सा ये समझिए कि जो अंडरग्राउंड सिस्टम में अगर हम लोग स्टार्टिंग कॉस्ट की बात करें, इनिशियल कॉस्ट की बात करें इंस्टॉलेशन में, तो वो ज़्यादा ही होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो हमारी ओवरहेड पे, क्योंकि ओवरहेड वायर पे हमारे खुले होते हैं तो इस वजह से वहाँ पर क्या होता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह ज़्यादा आती है। लेकिन हमारे अंडरग्राउंड सिस्टम में क्या होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम रहती है। अगर हम फॉल्ट की बात करें तो हमारा सिंपल सा तार खुले हुए हैं, वहाँ फॉल्ट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और वहीं पर अगर हम लोग अंडरग्राउंड की बात करें तो वहाँ पर फॉल्ट बहुत कम होते हैं। फॉल्ट की स्थिति का निश्चय यानी कि बहुत सरल होता है, यानी कि आप ओवरहेड पे, हाँ जैसे अगर आप कहीं पे फॉल्ट हो गया तो आप ओवरहेड पे तो देख के तुरंत बता देंगे यहाँ पर ओवरहेड लाइन पे कि यहाँ पर फॉल्ट हुआ है। लेकिन ये हमारे जो अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वहाँ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ट्रेंच यानी कि खाई को तार से बहुत सारी, वैसे तो पहले तो खाई को खोदना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। वैसे तो आप बहुत सारी डिवाइसेस आ गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मेंटेनेंस होती है, जो फॉल्ट की जो पता करना होता है वो हमारा अंडरग्राउंड पे कठिन होता है। अगर हम लोग फॉल्ट या निवारण की मरम्मत की बात करें तो ये सरल और सस्ता होता है। अंडरग्राउंड पे हमारा क्या खर्चीला हो जाता है, यानी कि उस पर ज़्यादा पैसे लगते हैं। जन सुरक्षा की बात करें तो हमारी जो लोगों की सुरक्षा हमारे ओवरहेड पे सिस्टम पे कम होती है, लेकिन हमारी वहीं केबल वगैरह पे ज़्यादा होती है। इसका दुर्घटना की संभावना की बात करें तो उसमें हमारी काफ़ी अधिक होती है ओवरहेड पे, और उसमें हमारी कम होती है। दिखावट अपीयरेंस की बात करें तो क्योंकि तार हमारे ऊपर से जाते हैं थोड़ा सा भद्दा लगता है, लेकिन अब अंडरग्राउंड केबल कहीं अंदर बिछा दी, आपको पता ही नहीं चला, इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसमिट हो रही है। कंडक्टर वायर का जोड़ना, कि अगर कंडक्टर वायर के यानी कि उसमें जोड़ने की जॉइंट वगैरह की बात करें तो ओवरहेड सिस्टम में तो जॉइंट्स आसानी से लगा सकते हैं और सस्ता भी होता है। लेकिन वहीं अंडरग्राउंड की बात करें तो उसमें जोड़ लगाना काफ़ी कठिन होता है और खर्चीला भी होता है।
वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है और इसमें बहुत कम होता है। किस पे? हमारे वोल्टेज ड्रॉप केबल पे बहुत कम होता है। चार्जिंग करंट की बात करें तो हमारी चार्जिंग करंट का मान होता है वो हमारे ओवरहेड पे बहुत कम होता है और उस पर केबल बहुत अधिक होता है। सर्ज का इफेक्ट हमारा सबसे ज़्यादा होता है किस पे? ओवरहेड पे, लेकिन वहाँ पर केबल पे कम होता है। लाइटनिंग, आंधी और तूफान का प्रभाव हमारे ओवरहेड पे ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर तार खुले हुए हैं, लेकिन इस पर हमारा कहीं बिल्कुल भी नहीं रहेगा। कम्युनिकेशन सिस्टम में ध्वनि की बाधा बहुत अधिक रहती है, बिल्कुल नहीं रहती इस पर। कोरोना प्रभाव इसमें होता है किसमें? इसमें हमारे ओवरहेड होते हैं लेकिन हमारे अंडरग्राउंड सिस्टम में नहीं होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जब हमारी ओवरहेड लाइन्स बिछाई जाती है दोस्तों, तो वहाँ पर कुछ मेन इक्विपमेंट्स होते हैं। उन सभी इक्विपमेंट्स के बारे में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ओवरहेड लाइन के इक्विपमेंट्स कौन कौन से, तो ये बता दें। तो इसमें से इस वजह से मैं सारे पॉइंट्स जो आपको ऑब्जेक्टिव बेस से बनते हैं वो वही बताता हूँ, बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं करवा रहा, ठीक है ना। और सो क्लास को आप प्लीज़ पूरा देखिए। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों को कनेक्ट करिएगा। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, इतना अच्छा कंटेंट बनाया जाता है, ठीक है ना। सो प्लीज़ लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करके शेयर करिए, ठीक है ना दोस्तों। ओवरहेड लाइन के मेन अवयव की बात करें तो हमारे लाइन के जो सपोर्ट हैं वो लाइन के जो सपोर्ट हैं ये फिर क्रॉस आर्म हो गए, क्लैंप हो गए, लाइन इंसुलेटर हो गए, और कंडक्टर हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, डेंजर प्लेट हो गए, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस हो गई, बर्ड गार्ड हो गया, सीटिंग स्टे अरेंजमेंट हो गया, जंपर हो गया। ये सारा का सारा आपका यहाँ आप ओवरहेड लाइन को जब इंस्टॉल करते हैं सब में यूज होता है। अगर आप इनको इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे IMRE के जो दूसरे चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं वहाँ पर आपको दिया होगा, तो वहाँ पर आप जाके पढ़ लीजिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने हर एक पॉइंट्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना। तो ये सर अब फिर हम अब फिर चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि जंपर को लाइन चालक के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं चालक तार, नट बोल्ट, रस्सी या क्लैंप द्वारा। बताइए दोस्तों चैट में, जल्दी से बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों हम आपको बता दें जंपर को जब हम लाइन चालक के साथ किसके साथ जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं हम लोग क्लैंप के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 4th सही है। इसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि टी ऑफ पॉइंट किस जगह से लिया जाता है दोस्तों, ये बताना है आपको कि जो टी ऑफ पॉइंट होता है दोस्तों वो किस जगह से लिया जाता है। बताइए जल्दी से कि टी ऑफ पॉइंट आपको किस जगह से लिया जाता है। झोल से, चालक के मध्य से, पोल से या फिर कुचालक पदार्थ से, ठीक है ना दोस्तों। बताइए इससे टी ऑफ पॉइंट, तो दोस्तों हम आपको बता दें टी ऑफ पॉइंट कहाँ से लिया जाता है, ये पोल से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 3रा सही है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गार्ड तार को स्थापित करने की 2 विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। गार्ड तार की बताइए, क्रेडल गार्ड या बॉक्स गार्ड विधि मतलब, और ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारे गार्ड तार को जो स्थापित करने की जो 2 विधियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्रेडल गार्ड और बॉक्स गार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 3रा सही होगा, यानी कि दोनों विधियाँ हमारी होती हैं स्थापित करने पे। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर चालक क्षैतिज रूप से लगा है तो उसे किस विधि द्वारा मतलब उसे गार्डनिंग की जाएगी, तो क्रेडल गार्ड द्वारा, बॉक्स गार्ड द्वारा, फिर दोनों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों। इसमें बता दें हम आपको इसमें से कौन सा सही है दोस्तों, तो इसमें सही है हमारा क्रेडल गार्ड द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। अगर यहीं पर देखो क्वेश्चन ये अगर आ जाए दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा सा पॉइंट्स नोट करना कि अगर चालक यहाँ पर वर्टिकल जैसे यहाँ क्षैतिज है तो अगर यहाँ पर ऊर्ध्वाधर आ जाए तो फिर आपका कौन सी गार्डनिंग यूज करेंगे, तो वो आपको यूज है बॉक्स गार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही होता। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि ठोस और लड़ीदार चालकों के मुख्यतः कौन सा जोड़ प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, ये बताना है आपको। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट्स को इस बात को याद रखना, यहाँ पर ये पूछा गया है कि दोनों के लिए जॉइंट्स, यानी कि सिंगल के लिए देखो अगर आप पर्टिकुलर ठोस के लिए जाएंगे तो अलग, अगर आप पर्टिकुलर लड़ीदार के लिए जाएंगे तो अलग होगा। लेकिन अगर इन दोनों में ही अगर हम लोग एक कंपेरिजन मतलब दोनों में कॉमन की बात करें कि इसका कौन सा जोड़ है, दोनों में हम लोग ज़्यादा मुख्यतः यूज कर सकते हैं, प्रयुक्त कर सकते हैं, वो बताना है आपको। पहला है ब्रिटानिया, नोजल, कोन टाइप, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों चैट में कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों हम आपको बता दें ठोस और लड़ीदार चालकों के मुख्यतः कौन से जोड़ प्रयोग किए जाते हैं, वो इसमें हमारे कौन सा जोड़ प्रयोग किया, तो वो हमारा कौन टाइप जोड़ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें 3रा सही है, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारे इसमें 3रा सही है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि विशेष परिस्थितियों में लाइन अधिकतम रेलवे लाइन को कितनी डिग्री पर क्रॉस कर सकती है, ये बताना है दोस्तों। देखिए क्या होता है, सिंपल से इस चीज़ को बस थोड़ा सा समझ लीजिए। वैसे मैं IMRE में मैं सारी चीज़ें करवा चुका हूँ। जैसे अगर ये लाइन है और इसको क्या, ये जैसे ये हमारी रेलवे लाइन है और इसको कोई हमारी क्या कर रही, ओवरहेड लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है ना। ये हमारी ओवरहेड लाइन क्या कर रही, क्रॉस कर रही है।
तो वैसे तो हमारी ये लाइन और ये ओवर ये दोनों 90 डिग्री होना चाहिए। देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो वैसे तो मोस्टली 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति आ गई तो कितना हम लोग ये मतलब ऐसे कितना एंगल पहुँचा सकते हैं, ये बताना है दोस्तों। जल्दी से बताइए चैट में, मैं बता चुका हूँ बहुत बार, जल्दी से बताइए दोस्तों। वो होता है हमारा 30 डिग्री। कितना होता है? 30 डिग्री होता है, यानी कि अधिकतम आप वहाँ पर 30 डिग्री तक का एंगल दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही है दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है क्रॉसिंग पर रेलवे क्रॉसिंग पर लाइन का स्पैन उसके समान स्पैन का से लगभग अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये बताना है आपको। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जैसे सिंपल से ये मतलब है कि अगर कोई लाइन रेल मतलब कोई अगर ओवरहेड लाइन या फिर किसी क्रॉसिंग वगैरह को क्रॉस कर रही है, ठीक है ना, तो उसका जो स्पैन होता है, स्पैन का मतलब होता है दो खंभों की जो बीच की दूरी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैन बोलते हैं, सिंपल सा, ठीक है ना। तो ये जो स्पैन है, अगर ये नॉर्मल में अगर 100 मीटर है, ठीक है, तो अगर यही लाइन अगर किसी रेलवे लाइन वगैरह को कुछ क्रॉस कर रही है फिर किसी को, तो ये स्पैन कितना रहेगा? क्या 100 मीटर ही रहेगा या फिर उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये बताना है दोस्तों। दोस्तों बता दें हम आपको, जल्दी से चैट में से आप बताइए जल्दी से दोस्तों। हम बताते हैं आपको कि अगर क्रॉसिंग पे क्रॉस कर रही है तो फिर आपको वहाँ पर स्पैन आपको 80% रखना पड़ेगा, इसे 80% ज़्यादा नहीं। क्योंकि क्या होता है कि इससे हमारी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जो जोड़ जॉइंट वगैरह, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हिलाव डुला हुआ तो वहाँ पर जल्दी से तार टूटने की मतलब वो नौबत आ जाती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर स्पैन को कम रखते हैं। जब भी हम लोग क्रॉसिंग पे किसी लाइन को गुजारते हैं तो वहाँ पर स्पैन को नॉर्मल स्पैन से कम रखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें तीसरा सही हुआ, 80%, ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। रेलवे लाइन और उसकी रेलवे भवन और उसकी संरचना से स्थित अंतर के लिए आई रूल्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये बताना है। आई रूल 70, आई रूल 60, आई रूल 90, आई रूल 90। तो ये दोस्तों हम आपको बता दें इसमें, या फिर जो हमारे भवन या फिर रेल उसकी संरचना से स्थित, जिसे हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं, आई रूल्स किस रूल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वो दोस्तों हम बता दें आपको, वो हम लोग प्रयोग करते हैं आई रूल्स 80 का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइन इंसुलेटर की कंप्रेशन स्ट्रेंथ कितनी होती है दोस्तों, ये बताना है। 50,000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 kg या फिर 80 kg दोस्तों, ये बता दीजिए आपको लाइन इंसुलेटर में। तो सिंपल सा है, इसमें से लाइन इंसुलेटर की जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना। कंप्रेशन का मतलब है कि जैसे कोई इंसुलेटर है तो उस पर कितना, जैसे अगर ये इंसुलेटर है तो इस पर आप कितना दबाव डाल सकते हैं। अगर कहीं पर अगर किसी तरीके से उस पर आ गया कंप्रेशन स्ट्रेंथ आ गई तो उस पर कितना दबाव पड़ सकता है, ये बताना है दोस्तों। तो कितना होता है वो दोस्तों हम आपको बता दें, वो होती है हमारी सिंपल से कितनी, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर सही है, यानी कि तीसरा सही है। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि 20 नंबर है क्वेश्चन। लाइन इंसुलेटर की टेंसिल स्ट्रेंथ कितनी होती है दोस्तों, ये बताना है। 20 kg पर सेंटीमीटर। अब टेंसिल का मतलब होता है खिंचाव, ठीक है ना, जैसे हम लोग तन्य शक्ति भी बोलते हैं। तो वो तन्य शक्ति कितनी होती है दोस्तों, ये बताइए जल्दी से चैट में, कि जो हमारे लाइन इंसुलेटर उनकी टेंसिल स्ट्रेंथ कितनी होती है? 200 kg पर सेंटीमीटर का, 300 kg, 400 kg, फिर 500 kg। दोस्तों हम आपको बताते हैं जो हमारी लाइन इंसुलेटर होती है उनकी टेंसिल स्ट्रेंथ कितनी होती है? 500 kg होती है, 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक आपकी क्लास और होगी, इसके बाद ये हमारी पूरी ईडीडी खत्म हो जाएगी। बाकी आईएमआरई वगैरह के जो लेक्चर हैं, आईएमआरई में मैंने 400 MCQ दी है, वो अगर नहीं देखे आपने प्लीज़ जाइए देख लीजिए। इसके साथ साथ अभी मैंने बजाज कंपनी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी है, जो क्योंकि अब अभी आपके एग्जाम्स हो जाएंगे तो आपको कैंपस सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं लेना है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन देखिए दोस्तों। इस चैनल का मोटो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज देना है हर तरीके से, ऐसा नहीं कि केवल आपके 20 क्वेश्चन लेते आए गए नॉर्मल से और उसको बस व्यूज मिल गए, सब्सक्राइबर मिल गए, निकल लिए, ऐसा नहीं है। आपका यहाँ पर ऐसा है कि आपकी ग्रोथ हो, पर्सनल ग्रोथ हो। आप अगर कहीं से पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास करना चाहते हैं, सब कुछ है। आप कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइए, ठीक है ना दोस्तों। और आप टेलीग्राम हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपकी ये सारी PDFs मैं वहाँ पर देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स देता हूँ। तो प्लीज़ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो लीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी वैसे मैंने अपनी ईमेल भी दे रखी है, वहाँ से आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर अभी तक आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करना अपने दोस्तों को ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितनी मैंने क्लासेस दी हैं वो एनफ क्लासेस हैं, आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उतना ही रिवीजन करिए, ठीक है ना, और अपनी बुक्स पढ़िए। थैंक यू दोस्तों।